कैप्टन अंशुमान के निधन के बाद से ही उनके माता-पिता का दर्द लगातार देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला देहरादून में भी है और उनके माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनके बेटे निशांत का भी ऐसे ही निधन हो गया था, यानी वो शहीद हो गए थे। उसके बाद से इनके साथ भी तमाम वो दिक्कतें हुईं, उनकी बहू इनको छोड़कर चली गई। क्या कुछ दिक्कतें इनके सामने रहीं अभी तक? उनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले तो ये त्योहार पे थोड़ी-सी आपकी जानकारी चाहेंगे कि घटनाक्रम जो भी अंशुमान का चल रहा है, पूरे देश भर में एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उसको पहले किस तरह देखते हैं? मैं अपनी नज़र से बताऊँ तो बहुत दुःख होता है, क्योंकि सेम दुःख से मैं गुज़री हूँ और बहुत सारे परिवार गुज़रे हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं कि थोड़ा-सा हमारे देश का सिस्टम इस मामले में कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए कि जो माँ-बाप अपने बच्चे को इतना बड़ा करके सेना में भेजते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए भी यदि वो बच्चा चला जाता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, तो थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि वो माँ-बाप बाद में अपनी ज़िंदगी थोड़ा-सा ठीक गुज़ार लें। ये जो रूल बनाया है इन्होंने कि शादी होने के बाद सब कुछ वाइफ़ को दे दें, वो थोड़ा-सा मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा था, 35 इयर्स का मेरा बेटा था और जो लड़की होती है 30 इयर्स की होती है करीब एंड यंग है, बहुत आगे चलेगी लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि वो बैठ जाए कि भई ये सोच के कि भई ये दुःख है और ठीक है उसकी भी हेल्प करो लेकिन पेरेंट्स को मैं चाहती हूँ पहला मौका देना चाहिए, चाहे वो ऑनर के लिए हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए हो, चाहे वो पेंशन के लिए हो। क्योंकि वो ज़्यादा उस लड़की से ज़्यादा वो ज़िम्मेदार हैं कि उन जिन्होंने अपना बेटा भेजा है और मेरी सरकार से ये थोड़ी-सी वो है कि भई उसे इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे बुज़ुर्गों का लिए कुछ रूल चेंज करना चाहिए। तो अभी क्या बहू से आपकी भी बातचीत होती है? कुछ जानकारी बहू कहाँ पर है? कभी मिलने मुलाकात हुई या वो कभी यहाँ पर आए हैं? नहीं 3 साल हो गए मैं जब से गोवा से आई हूँ, ना उसने मुझसे कुछ कॉन्टैक्ट किया, ना मैंने किया और मुझे लग गया था वहीं पर कि वो नहीं चाहते, उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते और मैंने छोड़ दिया था उधर सोचना भी। कि ठीक है, उसकी मर्ज़ी है जो करे। मैंने एक बार उसको बोला था कि भई आप मेरे साथ रह लो जाके, लेकिन उसपे मुझे कुछ उसका जवाब नज़र नहीं आया, ऐसा कुछ लगा घर में। वहाँ 3 महीने मैं रही हूँ साथ में तो काफ़ी कुछ सबको नज़र आ रहा था, मुझे भी नज़र आ रहा था, तो मैं वहाँ से आ गई थी। और उसके बाद बस मैंने एक दिन उससे बात की थी, मैंने अपना दिल का दर्द उसे बताया था हुँ। कि मैं माँ हूँ, जिस दिन तुम माँ बनोगी, उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि माँ का दर्द क्या होता है। सिर्फ़ मेरी इतनी बात हुई थी, उसके बाद से ना उसने कॉन्टैक्ट किया ना मैंने। कुछ मेरे बिल्स थे मैंने उसको भेजे, तो उसने मुझे साफ़ कह दिया कि आपको पैसा मिल गया है ना, आप दे दीजिए। एक ये भी उसने मुझे वो दिया था। मैंने कहा निशांत भेजता था तो 2-3 छोटे-छोटे बिल थे, उसने तुरंत मुझे आपको पैसा मिल गया है ना नेवी से आप दे दीजिए। तो मैंने उसके बाद उसको कुछ नहीं पूछा। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिली आपको अगर हम देखें तो? क्योंकि हमेशा होता कि माता-पिता को भी कुछ शेयर मिलते हैं, उसमें से हिस्सा मिलता है। हाँ, 30% 50-50 जब लिखते हैं 30% मुझे मिला है 35 लैक्स और 70 उसको मिला है 75 के करीब। तो वो मिला है लेकिन मेरी लड़ाई पेंशन के लिए है, जो कि वो उस लड़की को दे रहे हैं। पूरा बड़ी पेंशन है, उसमें कुछ हिस्सा पेरेंट्स को दे दें, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हम थोड़ी ज़िंदगी अच्छी गुज़र पाएँ। अभी जो मुझे मिलता है, उसमें मेरा मुश्किल से गुज़ारा चलता है और आगे-आगे नहीं भी चलेगा क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हमें बीमारियाँ बढ़ेंगी, हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तब क्या होगा? क्या सरकार आके हमें देखेगी कि हमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ मुझे थोड़ा-सा है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आपने मुलाकात की नेवी से या फिर रक्षा मंत्री किसी से बातचीत आपकी हुई, उनसे आपने मुलाकात की हो, अपनी समस्या बताई हो? हाँ, मैंने मुझे लोगों ने बोला मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिली। उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया मुझे और शायद उन्होंने डिफेंस को लेटर-वेटर भी लिखा, बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद। वो फिर मैंने भी ज़्यादा वो नहीं की, उनको यहाँ पर भी मैं हाँ, देहरादून में भी इनसे मिली थी, गणेश जोशी जी से भी जाके मिली थी। हुँ। तो उन्होंने हमारे सामने ही सैनिक कल्याण को फ़ोन किया, कुछ बात की, उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने किसी से मिलना नहीं चाहा क्योंकि मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये घटनाक्रम कब का है? जब वो बेटा शहीद हुआ, उसके बाद से क्या कुछ स्थिति रही आपके सामने? कैसी परिस्थितियाँ रही आपके सामने? देखो 1 डेढ़ साल तो मुझे नहीं कुछ पता चल रहा था, मैं अपने उसमें नहीं थी। जीवन ही खराब लगता था बच्चे के उसके बाद और थोड़ा मैं लोगों ने जो कहा मैं करती गई, मिली लोगों से, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, फाइनली नेवी के कुछ फ्रेंड्स हमसे बात करते थे, 1-2 ने हेल्प भी की, उसके बाद वो भी कौन कितना करेगा, तो सब शांत हो गए और जो दुःख रहता है माँ-बाप का ही रह जाता है फाइनली। कौन कौन आएगा बाद में? ठीक है, थोड़े दिन चलता है, उसके बाद मैं ही अकेला झेल रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, अपना जीवन यापन कर रही हूँ। टाइम पास करती हूँ, अपनी सेक्रेटरी में काम करती हूँ, थोड़ा सोशल वर्क करती हूँ, जिससे मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि अकेले रहने से मेरा दुःख और बढ़ जाता है
और अब जैसे ये इंसिडेंट्स होते हैं, अंशुमन का हुआ, तो उस टाइम वापस मैं उस तरफ चले जाने लगती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि थोड़ा मैं भूलूँ उस चीज़ को। तो तो अभी कुछ बहू से बातचीत नहीं हो पा रही? कुछ नहीं, जानकारी बहू की मिली हो कि बहू भी कहाँ है, क्या कर रही है? कुछ ऐसी जानकारी मिली हो कि बातचीत करने की आपने कोशिश की हो, उन्होंने कोशिश की हो बातचीत करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कोशिश नहीं की किसी ने भी। और मुझे किसी उनके फ्रेंड से, 1-2 से पता चला कि शायद उसने शादी कर ली है, बैंगलोर में है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ तो रहती नहीं है, अलग रहती हैं। आजकल लड़कियाँ लिव इन में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो थोड़ा कल्चर ही चेंज हो गया। उसके बारे में मैं क्या कहूँ अब, कुछ नहीं कह सकते। हम लोग का टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, ना तुम बच्चों को कुछ कह सकते, और मैं फ़ोर्स भी नहीं करना चाहती। उसका मन होता अपने आप वो आ सकती थी, उसको मैंने ऑफ़र दिया था, लेकिन शायद वो उसको नहीं आना था, उसके पेरेंट्स को भी नहीं चाहिए था, और वो तो ठीक है। तो ऐसा भी कुछ सूचना मिली थी कि जब बेटे शहीद होने की बात सामने आई, तो कुछ दिन पहले तक कुछ काफ़ी परेशान लग रहे थे, तब आप लोग की बातचीत भी होगी साथ से, उनके दोस्तों से, मित्रों से? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे बेटे का फ़ोन आया था शाम को, और तब मुझे लगा था वो कुछ परेशान था, और उन दोनों का शायद झगड़ा भी हुआ था। वो मुझे बाद में पता चला कि जब मैंने उससे पूछा कि नयाब कहाँ है, कि घर में है, जबकि वो ऑफ़िस जाने लगी थी उस टाइम। तो मैंने कहा, "क्यों, तुम क्यों घर में नहीं जा रहे माँ?" ऐसे ही, और थोड़ा-सा शायद उसने ड्रिंक की हुई थी, थोड़ा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो मन की बात कह नहीं पाया। उसके बाद जो एक उसका दोस्त था, उसने मुझे बताया, उस समय आंटी मैं गाड़ी चला रहा था, निशांत सर थोड़े परेशान थे। क्योंकि मैंने अपने बेटे को ये बोला, तुम गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पे, और तुम सीधे घर जाओ। मुझे नहीं पता था वो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो उस टाइम मुझे बाद में न्यूज़ मिली कि नहीं, उसका कोई फ्रेंड गाड़ी चला रहा था, वो परेशान था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने ही उससे सीधा-सीधा बोल दिया, जाओ, तुम नया घर में है तो तुम घर जाओ, तुम कहाँ इतनी रात को कहाँ हो? तो मुझे फिर थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ मिली कि कुछ वो परेशान था किसी कारण से, और उनका दोनों का कुछ झगड़ा भी हुआ था। इसलिए वो शायद शादी टाल रहा था, नहीं तो उसको नवंबर में शादी करनी थी प्रॉपर टाइप। तो अब वो नाम ही नहीं ले रहा था वो शादी करने का, और शादी भी उनका कोई मैरिज सर्टिफ़िकेट नहीं है। गोवा गवर्नमेंट ने सरेआम मना कर दिया, एंड वो शादी घर में दिया जला के, ना कोई हवन कुंड, ना हमारी जो रीति-रिवाज होते हैं, कुछ नहीं था। हमने वीडियो पे वो शादी देखी थी, रात को सडन डिसीज़न लिया था उसने कि माँ मैं सुबह शादी कर रहा हूँ। ये मैंने बोला, ये कोई शादी होती है? कहते हाँ, ये शादी नहीं है, मैं बाद में करूँगा बड़ी शादी, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि ये आ गई है यहाँ पर और मुझे घर मिल जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो लड़की मेरे बेटे के वहाँ पर जाके रहने लगी थी, तो वो पूरा खर्च उठाता था उसका। तो मतलब उनकी प्रॉपर शादी नहीं हुई थी? नहीं, जो प्रॉपर शादी नहीं हुई थी, बस वही कोविड के समय में छोटी-सी घर कमरे में, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें कुछ नेवी के लोग भी थे। 5-6 लोग ने वो शादी की थी। तो ये जो परेशान थे, उसकी कुछ सूचना मिली थी दोस्तों से? आखिर परेशानी क्या थी उनको? कुछ जानकारी मिल पाई हो आपको वहाँ से? कुछ नेबर्स ने बताया कि कोई थे जो आते थे वहाँ पर जब निशांत नहीं होता था। निशांत तो 8 बजे से 8 बजे तक निकल जाता था बाहर। तो पीछे से कोई अफ़सर आता था, उसकी वाइफ़ का भी डिवोर्स हो चुका है, वो भी मुझे पता चला। तो शायद उसकी वजह से निशांत ने क्वेश्चन किया उस लड़की को। इसने किसी को बताया, निशांत मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। तो उसके बारे में कुछ हुई है उनका झगड़ा। अब वो लेडी ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे-ऐसे मैं आपके पास जाते थे और मेरा इसलिए डिवोर्स हो गया आंटी। वो लड़की भी डिवोर्स देके बैंगलोर में शिफ्ट हो गई है। नेवल ऑफ़िसर ही थी, और उसने मुझे ये भी बताया, मैंने अपने सीईओ से, दूसरे सीईओ से शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। ये चीज़ें मुझे अब 1-2 साल के बाद पता चली हैं कुछ। चलिए ठीक है। धन्यवाद। ये थे निशांत के माताजी ने बताया कि तमाम दिक्कतों का इनको भी सामना करना पड़ा है और इनकी बहू भी पहले से ही अब कोई ताल्लुक इनसे नहीं रख रही है और ऐसी घटनाएँ लगातार देश भर में बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में सरकार से ये लगातार अपील भी कर रही है कि सरकार को जो शहीद होते हैं उनके माता-पिता पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और उन पे भी इस बार कोशिश किया जाए कि उनको मेडिकल के साथ ही तमाम राहत से जुड़ी चीज़ें हैं या फिर पेंशन भी उनको उपलब्ध कराएँ ताकि उनका भविष्य भी सही ढंग से चल सके। कैमरा पर्सन के साथ रोशनी टी भारत, देहरादून।